नमस्कार, मैं हूं मनीष शर्मा। आप देख रहे हैं NDTV राजस्थान की चुनावी चर्चा। भारत में आजकल चुनाव आते ही एक बात जो सबसे ज्यादा तय मानी जाती है वो है राजनीतिक पार्टियों का वादों और मुफ्त घोषणाओं का पिटारा खोलना। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिला, गरीब, किसान, बुजुर्ग, युवा, खेत खलिहान सबके लिए कुछ न कुछ मुफ्त राहतकारी योजनाओं का ऐलान कर दिया गया है। और सबसे अहम, कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का वचन दिया गया है, जो लगातार अरसे से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वचन पत्र भले मध्य प्रदेश में जारी हुआ हो, लेकिन ये हूबहू राजस्थान में कांग्रेस सरकार की स्कीम्स और योजनाओं की कॉपी ही है। कांग्रेस राजस्थान में जनता के लिए जारी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को अब मुद्दा बनाकर हर विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही है। बीजेपी कांग्रेस पर लगातार राज्यों को वोट के लिए कर्ज में डुबोने का आरोप लगा रही है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने भी इस मॉडल पर सवाल जरूर खड़े किए हैं, लेकिन कांग्रेस ने, खास तौर पर राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत ने, मुख्यमंत्री ने पर्याप्त रेवेन्यू सोर्स का तर्क देकर अपना बचाव किया है। तो आखिर कितनी जरूरी हैं ये सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की स्कीमें? क्या है इनके लागू होने की प्रैक्टिकलिटी, व्यावहारिकता, या ये सिर्फ चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए है? क्योंकि पिछली बार 2018 का आपको चुनाव याद हो तो कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी के वादे के साथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ताल ठोकी थी, और वो इन चुनाव में जीत कर भी आई। एक बड़ा जो है मुद्दा ये माना गया, लेकिन फिर किसान कर्ज माफी को लेकर बड़े सवाल कांग्रेस पर खड़े हुए। अब इस बार कांग्रेस जो है सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मुद्दा बनाकर चुनाव में ताल ठोक रही है और बीजेपी को कॉर्नर करने की उसकी रणनीति है। इन्हीं सब सवालों पर होगी आज चुनावी चर्चा। हर दिन की तरह मेरे साथ 3 खास मेहमान होंगे। बीजेपी से राजेश चौधरी मेरे साथ जुड़ेंगे, संतोष मेहरोत्रा हमारे साथ अर्थशास्त्री होंगे, और प्रतीक सिंह कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता हालांकि फिलहाल मेरे साथ नहीं जुड़े हैं। प्रतीक सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, और प्रोफेसर मेहरोत्रा भी मेरे साथ हैं। प्रतीक, सवाल क्योंकि कांग्रेस की योजना और स्कीम्स को लेकर है, तो आप ही से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आप राजस्थान को एक मॉडल के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो तमाम बचत, राहत, बढ़त की जो बातें आप लगातार कर रहे हैं राजस्थान में। आपने वो कैंपेन भी बनाया, और फ्री और गारंटी की जो बात आप लगातार राजस्थान से कर रहे हैं, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, वो राजस्थान से आगे निकलकर अब कर्नाटक में भी दिख रही है, हिमाचल में भी आपने वही किया, और मध्य प्रदेश में भी हूबहू अब वही, या क्यों कहें कि आपकी जो योजना है उसकी एक कॉपी जो है वहाँ मध्य प्रदेश में आज आपने जो जारी किया वचन पत्र, उसमें देखने को मिली है। तो क्या माना जाए सिर्फ ये आप चुनाव के वक्त ही इन राहतों का पिटारा खोलना, जो राजनीतिक पार्टियों की आदत होती है? 2018 का चुनाव आपने किसान कर्ज माफी को लेकर लड़ा था, लेकिन उसके 5 साल बाद आप ही पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और उसी कड़ी में आपने वचन पत्र पेश कर दिया आज। देखिए, किसान कर्ज माफी से ही बात शुरुआत करता हूं मैं। किसान कर्ज माफी के अंदर हमने 10 दिन के अंदर 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए। उसके बाद में जो कुछ ऋण बचे, वो बचे सेंट्रलाइज बैंकों के, जैसे SBI और अन्य जो जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और वो राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, वो राज्य सरकार के अंडर में नहीं आते हैं। तो हमने केंद्र को लगातार ये चिट्ठियां लिखी कि आप उनके बीच में आकर के हमारे साथ समझौता करा दीजिए, और उसका जो किसान का जो पाती का जो पैसा होगा वो राज्य सरकार देगी। हम चाहते थे संपूर्ण कर्ज माफी, लेकिन केंद्र सरकार इसमें लगातार ढिलाई बरतती रही। इन्होंने किसी भी बैंक को, राष्ट्रीयकृत बैंक को, इस तरीके से बीच वाली बात स्थिति नहीं लाई, और इस वजह से जो किसानों का ऋण है, कुछ किसानों का, संपूर्ण किसान नहीं लेकिन कुछ किसानों का ऋण, कोई 10-20 हजार किसानों का ऋण माफ नहीं हो पाया। लेकिन उसके लिए हमने इस बार अभी कानून भी बना दिया है कि अब उनकी संपत्ति बिना कोई उनकी मंजूरी के या कोई जोर जबरदस्ती से उसकी कुर्क नहीं कर सकता। दूसरी, अब सामाजिक लाभ, जो सामाजिक परियोजनाओं की आप बात कर रहे हैं, तो आप देखिए इस देश के अंदर महंगाई का आलम क्या है। 1100 रुपए का सिलेंडर मिल रहा था आज से 1-1.5 महीने पहले तक। ये तो चुनाव जब बात में आए तो सिलेंडर के दाम कम करने शुरू किए, तो भी राजस्थान की सरकार ने उस समय निश्चित किया था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली देंगे, पेंशन बढ़ा करके देंगे, क्योंकि गरीब और गरीब होता जा रहा है देश में, और अमीर होता जा रहा है। दोनों के बीच में जो सामाजिक और आर्थिक जो खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से राजस्थान में इस तरीके की स्कीम लाई गई, और वो स्कीम लाने के साथ, जनहितैषी नीतियां लाने के साथ में राजस्थान ने इस तरीके से कार्य किया है, जो हमारी आर्थिक विकास दर है वो भी 11.02% के साथ में पूरे देश में नंबर 2 पर है।
जो नहीं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति, 5 में भी नहीं आते। ये भी थोड़ा बता देते आप प्रतीक कि कर्जे में भी स्थिति बड़ी जबरदस्त है आपकी। राजस्थान शीर्ष राज्यों में कर्जा लेने को लेकर और चुकाने को लेकर आरबीआई के जो डेटा रिलीज हुए हैं अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही को लेकर बड़े सवाल आप पर खड़े हो रहे हैं। अब लौटेंगे प्रतीक आपके पास। आपने कहा कि संपूर्ण किसान कर्ज माफी का, मुझे याद है 2018 का जो चुनाव मैंने राजस्थान में कवर किया था, आपके नेता खुद राहुल गांधी बोलते थे कि सभी किसानों का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन अब आप फिर उसकी टेक्निकलिटीज में आ जाते हैं, सरकार में आते हैं कि इन किसानों का कर सकते हैं, इनके लिए केंद्र की मंजूरी चाहिए। लेकिन जब घोषणाएं आप करते हैं, बड़ा सवाल है, जब घोषणाएं आप करते हैं तब इन शर्तें लागू वाला आप कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं जनता को। लौटूंगा मैं आपके पास। बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश चौधरी, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेश जी, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। तो बात राजनीतिक पार्टियों के जो चुनावी वादे होते हैं उसको लेकर हो रही है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में कमोबेश वही शक्ल सूरत देखने को मिल रही है। कांग्रेस में जो वचन पत्र जिसे कहा गया है कांग्रेस ने कि वो उसे निभाएंगे, और वो रही राहत भरी स्कीमों की, गारंटी की योजनाओं की वहां घोषणा की गई है। तो तमाम घोषणाएं का ऐलान तो आप भी करते हैं। आपके स्टेट में जब चुनाव होते हैं, कर्नाटक में भी आपने किया, यूपी में इलेक्शंस हुए तो आपने किया, केंद्र सरकार करती है, तो आपको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस हिसाब से। मनीष जी, सबसे पहले अभी जो चर्चा चल रही थी मैं उसको कंक्लूड कर देता हूं। अभी कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि युवाओं को रोजगार, हर व्यक्ति पे कर्जा। अभी वर्तमान में कांग्रेस सरकार के कुशासन के कारण प्रति व्यक्ति 60,000 रुपए के कर्जे में है। यदि अगर ओवरऑल हम देखें तो राजस्थान का हर परिवार का हर व्यक्ति 60,000 रुपए का पर्सनल उस पर कर्जा है स्टेट का। दूसरी, जहां तक बात की जाए 4.5 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया वो मैं बता देना चाहता हूँ। 4.5 साल में अशोक गहलोत जी ने केवल अपने विधायकों पे नजर रखी है, उन्होंने जनता पे नजर बिल्कुल नहीं रखी। इसी कारण आरपीएससी देख लो, भ्रष्टाचार का अड्डा हो रखा है। युवाओं को देख लो, बेरोजगारी देख लो, 21 इनके पेपर लीक हो रहे हैं। विधानसभा में इनके मंत्री जो लाल डायरी पेश करते हैं उनको इनके विधायक छुड़ा लेते हैं। इनके खेल मंत्री अशोक चांदना एक ट्रांसफार्मर के लिए सड़क पे बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा कौन सा, सबसे बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा 5.5 करोड़ 41 लाख की जो जनता है राजस्थान की, उसमें से नए मतदाता 49 लाख जुड़े हैं, यानी पूरी वोटर का 10%। और पिछली बार हम विधानसभा चुनाव केवल 0.50 यानी 1.5 लाख वोटों से ही हारे थे। तो अब इस बार क्या हो रहा है, इस बार 4.5 साल में युवाओं को एक भी रोजगार नहीं मिला, एक भी नौकरी कंक्लूड नहीं हुई है, सभी नौकरियों में पेपर आउट हो रखे हैं। इसलिए जो 49 लाख युवा जुड़े हैं ना, वो इस राजस्थान के भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। उसके अलावा आप देखो 10th और 12th के जो मार्कशीट बच्चे मेरिटोरियस थे ना, उनको ये लैपटॉप दिया करते थे, गार्गी पुरस्कार दिया करते थे, स्कूटियां दिया करते। एक भी मेरिटोरियस बच्चे को इस बार ये कोई प्रोत्साहन राशि या कोई सहायता नहीं दिया गया है। स्कूटियां तो बांटी इन्होंने, राजेश जी, स्कूटियां तो अभी खुद राहुल गांधी ने बांटी जयपुर में आकर, ये राजस्थान भर में बांट रहे हैं। लेकिन सवाल राजेश जी, मेरा सवाल बड़ा ये है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं जानना चाह रहा हूं कि जो ये वादों के पिटारे आप खोलते हैं, मतलब कांग्रेस पर आप जरूर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं स्टेट वाइज अगर बताऊं तो आपके चुनाव, जब विधानसभा चुनाव होते हैं जहां आपकी सरकारें होती हैं, कमी आप भी नहीं छोड़ते हैं राहतों को लेकर और मुफ्त घोषणाओं को लेकर। मैं लौटूंगा आपके पास। मेरे साथ प्रोफेसर मेहरोत्रा भी मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं, जाना माना नाम है आर्थिक दुनिया में। प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपका स्वागत है। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं, मैं बाकी दर्शकों से रूबरू करा दूं आपको। प्रोफेसर साहब, मैं पूछ रहा था दोनों पार्टी के नेताओं से, ये तो जग जाहिर है कि चुनाव आते ही जो पिटारा होता है, चाहे वो फ्री स्कीम्स हो, गारंटी स्कीम्स हो या बाकी तमाम राहतकारी ऐलान हो, वो ज़रूर किए जाते हैं। 2018 के चुनाव का मैं जिक्र कर रहा था क्योंकि मैंने तीनों स्टेट्स में वो इलेक्शन देखे थे बड़े नज़दीकी से। तो कांग्रेस तो सरकार में इसी वजह से आई तीनों राज्यों में कि उसने कर्ज माफी को बड़ा मुद्दा बनाया, और इस बार 2023 में वो वही लगभग टेम्पलेट लेकर चल रही है कि जो वचन पत्र आज एमपी में देखने को मिला है कि फ्री स्कीम्स, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की जाएगी, आपको उज्ज्वला स्कीम, आपके महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए भी है, किसान के लिए भी, खेत खलिहान के लिए भी है। लेकिन एक बड़ा जो फैक्ट ये है, जो खुद आरबीआई कहता है कि अगले जो 3 मई जो तिमाही है, अक्टूबर से दिसंबर की, इसमें करीब
2,37,2.37 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड से कर्ज लेने जा रहे हैं, जिसमें से 44,000 करोड़ जो कर्जा है वो सिर्फ ये 4 चुनावी राज्य हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आपका क्या ओवरऑल एनालिसिस है इन स्कीम्स को लेकर और कितनी प्रैक्टिकल हैं ये चुनाव के बाद इंप्लीमेंटेशन को लेकर? देखिए, जो स्कीमें अनाउंस हो रही हैं उनमें कई तो लागू भी कर दी गई हैं। जो हेल्थ वाली स्कीम है, जो सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स के लिए स्कीम है, वो लागू कर दी गई है। और ये जो भी सरकार चुन करके आएगी, खासतौर से अगर कांग्रेस ये चुन के आती है, तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर खर्च बढ़ेगा, और खर्च तो इन स्कीमों की वजह से बढ़ेगा, तो उसका भरपाई करने का 2 ही तरीका है। एक तरीका ये है कि आप बाकी चीजों में कुछ कटौती करें, और नहीं तो आप ज्यादा ऋण लें। और तीसरा तरीका यह है कि आप ओन रेवेन्यू मतलब टैक्स रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाएं। तो अगर सरकारें कल्याणकारी स्कीमें जारी कर रही हैं, तो उनको स्वयं इस बारे में जागरूक रहना पड़ेगा आगे चलते हुए कि वो इन तीनों में से कौन सा रास्ता अपनाएंगी। उम्मीद यह है कि आखिरी रास्ता अपनाएंगी, ऋण कम लें, क्योंकि ऋण अभी तक तो कोविड के दौरान संभव था, आरबीआई अलाउ कर रहा था, अब नहीं अलाउ करेगा। तो ये तो जाहिर है टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के जरिए क्या है ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें मालूम है कि जीएसटी में रेवेन्यूज जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं, ये आरबीआई के स्टडी को कोट करके मैं बता रहा हूं जी, जीएसटी में रेवेन्यूज जो स्टेट गवर्नमेंट्स की हैं, वो पिछले 5 साल से जब से जीएसटी लागू हुआ है उसमें कमी आई है। कि भारत सरकार को लगता है कि बहुत बढ़ोतरी है, मगर दिक्कत यह है कि राज्य सरकारों को पहली बात तो कॉम्पेंसेशन मिलना बंद हो गया। उसके अलावा 2017 तक जो 5 साल थे उसके बनिस्पत जीएसटी में आमदनी राज्यों की कम हुई है जी। अगर आप एज ए प्रोपोर्शन ऑफ जीएसडीपी ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखें, तो स्थिति में दिक्कत आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन 3 तरीकों में से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा ये आगे चल के देखा जाएगा। अब और ये तो कांग्रेस पार्टी को मालूम है कि ये इस प्रकार की स्कीमें कर्नाटक में कामयाब रही हैं, तभी तो वो जीत पाए हैं। और हिमाचल में कामयाब रही। जी जी जी, हिमाचल में भी कामयाब रही। मैं ये आखिरी बात ये कहूंगा कि हमें ये भी मालूम है कि इन कल्याणकारी स्कीमों की वजह से गहलोत जी की जो पॉपुलैरिटी है उसमें बढ़ोतरी तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और याद रहे कि देखिए, हेल्थ एज अ राइट तो यूपीए सरकार पहले भी प्रॉमिस करती रही है। तो अगर ये राज्य सरकार कर रही है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी यही मॉडल अपनाया जाएगा। क्योंकि ध्यान रहे कि ये मॉडल शुरुआत हुई 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, जब पीएम किसान चालू हुआ। जी नहीं, इसकी तो 2018 में शुरुआत कर दी थी कांग्रेस ने, तो सर विधानसभा चुनाव के भीतर ही। नहीं, वो ठीक है। मैं तो एक देशव्यापी स्तर पे जी 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 जी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये पैटर्न अब हर स्टेट में दोहराया जाए, रेप्लिकेट हो रहा है। जी, रेप्लिकेट हो रहा है। उसके संदर्भ में मैं कह रहा था। जी जी मनीष जी। जी सर, एक बड़ा हार्ड फैक्ट जो है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स से नहीं समझा जा सकता है। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, जहां बड़ा लच्छेदार घोषणाएं जरूर आप वोटर को आप बूथ तक खींच सकते हैं, लेकिन सच्चाई जब प्रशासनिक सच्चाई होती है तो वो सिर्फ फैक्ट्स में झलकती है। और फैक्ट ये है कि राजस्थान में जो अप्रैल से अगस्त वाली जो तिमाही थी, उसमें राजस्थान ने 12,288 करोड़ रुपए का कर्ज लिया।
राजस्थान की ओवरऑल हेल्थ देखें तो जो जीडीपी जीएसडीपी के तुलना में जो कर्ज है वो करीब 36% से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का हाल ये है कि 30% से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश को तो कर्जा इसीलिए लेना पड़ेगा जो अभी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जो उन्होंने घोषणाएं की कांग्रेस से दबाव में आकर, उनको पूरा करने के लिए उनको दबाव में आकर ज़्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। आपने बताया कि आरबीआई ने अब तक तो अलाउ कर दिया था क्योंकि कोविड के बाद की स्थिति थी। अब जो दौर आएगा 2023 में भी सरकारें बनेंगी और अब किसी कोविड का कोई अब फिनोमिना है नहीं, तो बड़ा चैलेंजिंग होगा। उसके बावजूद इस तरह की घोषणाएं करना, ये कितना, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर मैं बात करना चाह रहा हूँ। बड़ा सवाल इसको लेकर ये है क्योंकि गहलोत ज़रूर कह रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, लेकिन वो कांग्रेस ये नहीं बताएगी कि कर्जा कितना ज़्यादा उन्होंने ले लिया है। पंजाब के बाद दूसरे सबसे बड़े स्टेट हैं जो कर्जे में डूबे हुए हैं इस वक्त पर। मैं कुछ एक दो बात कहना ये चाहूंगा कि देखिए, सरकार को ये आगे चलते हुए अगर ये वापस आती है तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि किन एरियाज में किन मुद्दों पे कटौती करी जाए। कुछ ऐसा रहता है कि इनएफिशिएंसी होती है हर सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, जो रिकरेंट एक्सपेंडिचर होता है उसमें कटौती करने की संभावनाएं होती है। तो ये संभावनाएं स्वास्थ्य और शिक्षा पे न की जाए, को ना अपना काट करके ना अपनाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी संभावना जैसे मैं कह रहा हूं कि देखिए, आमदनियां बढ़ रही हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ना चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स का जो दायरा है, आप पाइएगा कि शहरों में प्रॉपर्टी टैक्स राज्य सरकारें और वो जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वो कलेक्ट नहीं करती। उनको कलेक्ट करना बहुत आवश्यक हैगा जी। तो ओन टैक्स रेवेन्यू जो राज्यों के लिए संभव होता है, वो ओन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन, मैं इसीलिए काफी देर से, पिछले आधे घंटे से आपके कार्यक्रम की तैयारी में आरबीआई की स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट खोले बैठा था जी। तो ये मुझे लग रहा है कि संभावनाएं हैं। तो उम्मीद है कि अर्थशास्त्री जो उनको राय देंगे वो संभावनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं सर, प्रोफेसर मेहरोत्रा, सबसे बड़ा सवाल ये और बड़ा दिलचस्प भी है, खुद जो यूपीए के समय में जो पहले योजना आयोग था उसके उपाध्यक्ष रहे मोंटेक से गहलूवालिया, उन्होंने तो खुद सवाल खड़े किए थे गहलोत सरकार की ओपीएस को लेकर। लेकिन अब ओपीएस तो इट्स अ बज़वर्ड नाउ, अभी हर जगह कांग्रेस उसको लेकर के बीजेपी के खिलाफ जा रही है और बड़ा लुक्रेटिव भी है क्योंकि कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी उससे। देखिए, आप बात सही कह रहे हैं जी। मैं भी योजना आयोग में था जब मोंटेक आलूवालिया थे, मेरे बॉस थे बल्कि। जी, मुझे मालूम है सर। उनकी बात है जी, मोटे तौर से उनकी बात सही है, मोंटेक आलूवालिया की बात सही है जी। अब इसलिए, मगर राज्य सरकार ये सोच रही है, देखिए मनीष जी, राज्य सरकार ये सोच रही है कि अगले 2 साल में जी 2-3 साल में कमी आएगी। इसलिए कमी आएगी जो पेंशन पे खर्च होता है जी, इसलिए कमी आएगी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम होगी उसके लिए जो खर्च होता था वो सरकार देना बंद कर देगी। मगर ये बात और ये ध्यान रहे कि भाई जो ओल्ड पेंशन स्कीम वाले हैं उनको अब किस रेट पे ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं सर, खुद कर्मचारी इसके खिलाफ हैं। जी जी तो इसलिए राज्य सरकारों को इन बारीकियों में बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 10-15 साल पे आगे चलते हुए खर्च बढ़ने वाला है ओपीएस को लागू करने से, जाहिर तौर पर। मगर जल्द आते ही कुछ 2-3 साल तक वो कमी आएगी खर्च में। तो अब ये सब बड़े बारीकियों वाले सवाल हैं और बहुत कैच है इसमें, और रेवेन्यू स्ट्रीम्स बढ़ाने को लेकर और फिर टैक्सेशन को बड़ा ब्रॉडन अप करना पड़ेगा सर। जिस तरह से आपने बताया कि जीएसटी में भी काफ़ी श्रिंक हुआ है, स्टेट को आपने बताया कि जो रेवेन्यू जनरेशन है, रेवेन्यू शेयरिंग है, वो भी घटी है। वो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जिसको लेकर आरोप लगाते रहे राज्य केंद्र पर। प्रतीक, मैं आपको डिबेट में लेकर आता हूँ। जैसा प्रोफेसर मेहरोत्रा बता रहे थे, बड़े अर्थशास्त्री हैं, काफ़ी काम किया उन्होंने। कर्नाटक
का तो ठीक है, क्योंकि कर्नाटक से जब आप तुलना करते हैं तो एक हाई इनकम स्टेट है, वहाँ की जीडीपी अलग है, वहाँ की पर कैपिटा इनकम अलग है। लेकिन जब हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जो कभी बीमारू राज्य भी रहे, कैसे आप इन योजनाओं को लागू करेंगे? पैसा आप कहाँ से लाएंगे? सिर्फ कर्जे के भरोसे आप अर्थव्यवस्था चलाते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी संतोष जी ने भी बताया कि जिस तरीके से जो रेवेन्यू कलेक्शन था वो डाउन हुआ है राजस्थान का। और आपको पता होगा कि कर्जा ये आज का लिया हुआ नहीं है, पहले का ही है। तो हमने क्या किया? अभी बढ़ा है, आपने 12,888 करोड़ तो अभी इस तिमाही में मनीष जी आगे और लेने वाले हैं जी। पूरी बात करूंगा मैं, पूरी बात सब सारी बातों पे हूँ। हाँ, समय थोड़ा कम है, जल्दी से। वसुंधरा जी की पूर्ववर्ती सरकार के समय पे जो आर्थिक विकास दर थी राजस्थान की, वो थी 2%। हमने उसकी आर्थिक विकास दर को बढ़ा करके 11.02% पे लेकर आए, जो पूरे देश में नंबर 2 पर है। भाजपा शासित कोई भी प्रदेश टॉप 5 में भी नहीं है। ये हुई एक बात। दूसरी बात, 55 सालों के अंदर पूरे देश के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, और 9 साल के अंदर 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया गया। वो फ्री में कुछ बांट भी नहीं रहे, तेल से, गैस से, हर चीज से लूट भी रहे, और फिर भी 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया। तो वो कर्जा गया कहां? और चौथी बात मैं पूछता हूं, अगर वो जो हम 410 रुपए का सिलेंडर छोड़ के गए थे, अगर वो 410 रुपए में सिलेंडर मिलता रहता तो हमें छूट देने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो महंगाई जो भाजपा ने जनित की है, जो केंद्र सरकार द्वारा जनित महंगाई है, उससे राहत तो देनी ही पड़ेगी ना, नहीं तो आम आदमी तो पिसता रहेगा। और जो गरीब और पैसे वाले के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती रहेगी। तो इसका एक ही तरीका है कि आप जो स्टेट्स हैं उनको अपनी आर्थिक विकास दर है उसको लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। और जो राजस्थान नहीं, वो आप बताते नहीं, आप बढ़ाएंगे कैसे वो नहीं बताते हैं। आपकी बढ़ाएंगे कैसे, कहाँ आप टैक्स लगाएंगे, कहाँ से आप जो इसका रेवेन्यू जनरेशन? अरे मैंने तो अभी बताया मनीष जी की 11.02% है अभी, जो 2% छोड़ के गए थे। नहीं, बीजेपी तो आप पर बड़ा आरोप लगाती है कि जब आप सरकार से जाते हैं तब कर्जे में डुबो कर जाते हैं। हमने बढ़ाने की बात नहीं कर रहा, बढ़ा के दिखाया हमने। प्रतीक, मैं बीजेपी का भी रुख कर लेता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपने सुना आपके जो विरोधी हैं राजेश जी, वो कह रहे हैं कि हम तो जो है 2% की आपकी ग्रोथ रेट पर छोड़ के गए थे, स्टेट को हम 11% पर ले आए हैं। और सामाजिक सुरक्षा तो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सरकार का काम है लोगों को, आर्टिकल 38 इस पर पूरी तरह से व्याख्या करता है कि लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना, उनकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो आपको कोई दिक्कत है क्या इस चीज़ से, जब अगर कांग्रेस लोगों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है तो उसको तो आपको भी आगे बढ़ाना चाहिए। अब तो खुद एक बात और खत्म कर लूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, राजेश जी, प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि आपकी कोई स्कीम बंद नहीं करेंगे गहलोत को। कर्जा लिया है जी। इस कांग्रेस सरकार ने ना तो कोई इंडस्ट्री डेवलप की है 4.5 साल में, ना इन्होंने कोई रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं, ना कोई किसानों को राहत के अवसर प्रदान किए। इन्होंने केवल महंगाई बढ़ाई। अभी आप देखिए, राजस्थान एक पहला प्रदेश है जहां पेट्रोल और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे अरे वो आप पर बोलते हैं कि आप वैट आप कम कर दीजिए, आप उसको मैं यही कहना चाह रहा हूं। जैसे अभी हमने 300 रुपए की हमने रिबेट दी है उज्ज्वला योजना के सिलेंडरों में, वो भी आपने कांग्रेस के दबाव में आकर दी है। वो कांग्रेस का ही हाथों पर लगातार 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, आप भी चुनाव के वक्त राहत दे रहे हैं। इन्होंने ना युवाओं के रोजगार के बारे में सोचा है, ना महिलाओं सुरक्षा। राजेश जी, रोजगार को लेकर भी आप पर सवाल खड़े होते हैं। 2 करोड़, कल ही खड़गे ने आरोप लगाया कि 2 करोड़ हर साल आपने कहा था कि रोजगार देंगे। केवल और केवल जो पैसा खर्च किया है वो अपनी सरकार को बचाने में किया है, निर्दलीय विधायक। उज्ज्वला योजना में जो आपने पैसे छोड़े हैं, पैसों में जो सब्सिडी दी है, वो तो आपने चुनाव के वक्त देना शुरू किया है। आपको भी मालूम है कि चुनाव का वक्त है और आप दबाव में महंगाई को लेकर पैसे खर्च किए हैं। आप देखिए, आरपीएससी तक में भ्रष्टाचार है। ठीक है, मतलब इन्होंने एक भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां इन्होंने भ्रष्टाचार। लेकिन आप बता नहीं रहे हैं आप, क्योंकि राजेश जी, मेरा बड़ा सवाल ये है, खुद प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके राजस्थान की जमीन से कि गहलोत को वो एश्योरेंस देते हैं कि वो सत्ता में आएंगे, बीजेपी अगर सत्ता में आई तो कांग्रेस की सारी स्कीमें जारी रहेंगी। इसका मतलब ये साफ है कि आपको स्कीम्स तो अच्छी लग रही हैं उनकी। मनीष जी, मैं राजस्थान, आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं, डबल इंजन सरकार बनाओ और पूर्ण विकास पाओ। ठीक है। प्रोफेसर मेहरा, जाते जाते 20 सेकंड में मैं जानना चाह रहा था, एक डबल इंजन की सरकार, और वो कह ही रहे हैं राजस्थान से प्रतीक तो कि हम जो है आर्थिक तरक्की पर ले आए, बीजेपी जो है पीछे छोड़ रखा था। मेरा बड़ा सवाल यही है सर, जो कर्नाटक से तुलना नहीं की जा सकती है राजस्थान की और मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की, आपके नज़रिए में आखिरी आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये जो चुनाव में अगर मान लीजिए सरकारें रिपीट होती हैं, दूसरी सरकार आती है,
किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? जरूर आर्टिकल 38 में भी लिखा है संविधान में तो कि सरकारों का काम है सामाजिक आर्थिक सुरक्षाएं सुनिश्चित की जाएं, और जाहिर तौर पर सोशल सिक्योरिटी की जरूरत है देश में, किसी भी डेवलपिंग नेशन में, लेकिन वो व्यवहारिकता पर मैं जो बात कर रहा था उस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी आपसे जानना चाहता हूं। हाँ, संक्षेप में मैं आपको बधाई दूंगा मनीष जी कि आपने वो 38, 39 और 40 जो क्लॉजेज हैं इस विषय पे आपने वो पढ़े हैं और जनता को बताए हैं जी। और बहुत जरूरी ये है कि जो भी सरकार आएगी उसको ग्रोथ रेट बढ़ानी पड़ेगी और ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो आमदनी बढ़ेगी, यही एकमात्र तरीका है। और दूसरा तरीका जब मैं बता चुका कि कर को बढ़ाना पड़ेगा, ऑन टैक्स रेवेन्यू राज्य सरकार को बढ़ानी पड़ेगी। जी जी, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मेहरोत्रा। प्रतीक आपका भी बहुत शुक्रिया और चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ। नमस्कार।